वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर पाइला, और हम स्टार्ट कर चुके थे इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों स्टार्ट कर चुके थे? क्योंकि हम जानते हैं पाइला कैसा है, डायोसियस है। लैंगिक विभेदन यहाँ देखने को मिलता है, मेल और फीमेल पाइला अलग अलग होगा, और आउटर अपीयरेंस के बेसिस में हम इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेल पाइला होता है वहाँ पे जो उसका अपीयरेंस होता है, उसका जो शैल का जो एरिया होगा वो कम होगा, और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो वेल डेवलप्ड और क्लियरली यहाँ डिस्टिंक्ट दिखाई देती है। इसके वजह से तो इसी में ही हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा कि टेस्टिस होते हैं, वासा डेफरेंस होता है, वासा एफ्रेंशिया से मिलके बनता है। उसके बाद वहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, पेनिस के फॉर्म में पाई जाते हैं, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड होती हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, और वो स्ट्रक्चर सिस्टम के तौर पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करें टेस्टिस। तो टेस्टिस तो हम जानते हैं कि भाई मेन स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि जो मेल गैमीट है उसका जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस में ही होता है। तो टेस्टिस का हम अगर फीचर लिखें तो नंबर कितना होता है? नंबर 1। केवल एक ही टेस्टिस होगा, यानी सिंगल टेस्टिस। दूसरी बात करें लोकेशन, जो सेकंड और जो थर्ड जो कर्व है किसका? मेंटल का। उस सेकंड और थर्ड कर्व के पास जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वहाँ इसका लोकेशन होता है। सेकंड और थर्ड जो कर्व है मेंटल का, उस जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उस डाइजेस्टिव ग्लैंड के कर्व के पास ये प्रेजेंट होता है। कौन? जो टेस्टिस है वह। ये एक फ्लैट ट्राइएंगुलर और क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर होती है। ट्राइएंगुलर, फ्लैट है, ब्लेड लाइक है, और क्रीम कलर की ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम से जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल गैमीट का प्रोडक्शन, मेल गैमीट का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है जर्मिनल एपिथेलियम से। और मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है तो यहाँ स्पेशल पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 काइंड्स ऑफ स्पर्म आर रिजल्टेड। जो 2 टाइप के जो स्पर्म है जर्मिनल एपिथेलियम से वो हमें प्राप्त होते हैं। किसमें? पाइला में। तो ये जो फीचर है ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, स्पेसिफिक फीचर इन पाइला। तो पाइला में यहाँ जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्म यानी मेल गैमीट का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन स्पेशली यहाँ 2 टाइप के स्पर्म बनेंगे। स्पर्म का टाइप कितना है? देयर आर 2 सॉर्ट्स ऑफ स्पर्म, 2 काइंड हैं। एक नाम है यहाँ पे यूपाइरिन, एक नाम क्या है? यूपाइरिन, और एक नाम है ओलिगोपाइरिन। स्पर्म, और ये भी क्या है? स्पर्म। आई बात समझ में? एक नाम है यूपाइरिन स्पर्म और दूसरा नाम है ओलिगोपाइरिन स्पर्म। ठीक है। अब ये 2 नाम क्यों हैं? क्योंकि इनका फंक्शन डिफरेंस है। ये फर्टिलाइजेशन में सहायक होता है, नो रोल इन फर्टिलाइजेशन।
इट टेक्स प्लेस इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन करेगा, यानी फर्टिलाइजेशन यानी गैमेटिक फ्यूजन, यानी जो एग है फीमेल गैमेट है उसके साथ फ्यूज होगा यूपायरिन स्पर्म। ओलिगोपायरिन स्पर्म में इस तरह का कोई फीचर नहीं दिखता, तो ये इसका कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल इन फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो यूपायरिन स्पर्म है ये बहुत थिन और स्मॉल साइज के होते हैं, थिन एंड स्मॉल साइज्ड स्पर्म। कैसे हैं? पतले हैं और छोटे आकार के स्पर्म हैं। और इनका जो साइज होता है, अगर लेंथ की बात करूं, ये अप्रॉक्स लगभग 25 माइक्रोन के होते हैं, 25 माइक्रोन लेंथ की हम बात करें। और इसकी विड्थ की बात करूं हम, विड्थ, तो ये 1 to 2 माइक्रोन चौड़े होते हैं। थिन पतले हैं, स्मॉल साइज्ड हैं। और स्मॉल साइज पतले क्यों हैं? क्योंकि लेंथ और विड्थ काफ़ी कम होती है। लेंथ होती है लगभग इसकी 25 माइक्रोन और जो चौड़ाई होगी इसकी 1 से 2 माइक्रोन। दूसरे टाइप के स्पर्म पे बात करें तो ये इसके कंपैरिजन में, तो कंपैरेटिवली थिक एंड लार्ज साइज्ड स्पर्म। कंपैरेटिवली कैसे हैं? काफी इससे मोटे हैं और लार्ज साइज स्पर्म है इसके कंपैरिजन में। और इसकी वजह से जो लेंथ होगी, लेंथ वो अप्रॉक्स होती है 32 से 33 माइक्रोन, या कई बुक में 32.5 भी लिखा हुआ है। तो एक एवरेज साइज है अप्रॉक्सीमेट 32 यानी 32.5 या 32 से 33 माइक्रोन। और जो विड्थ होगी इसकी वो होती है अप्रॉक्स 3 माइक्रोन, इतनी इसकी चौड़ाई होती है। किसकी? ओलिगोपायरिन स्पर्म की। तो जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस में 2 टाइप के स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। नंबर 1 ओलिगोपायरिन स्पर्म, सॉरी यूपायरिन स्पर्म, और दूसरा ओलिगोपायरिन स्पर्म। यूपायरिन स्पर्म डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन में ये अपना रोल प्ले करता है और यहाँ देयर इज नो रोल ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, यानी ये गैमेटिक फ्यूजन शो नहीं करेगा। गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट, कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो ये फ्रूटफुल नहीं है, कोई काम के स्पर्म नहीं है। काम के स्पर्म कौन से हैं? अपने जो यूपायरिन स्पर्म हैं वो हमें यहाँ काम के स्पर्म होते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल। तो इस तरह से ये जो टेस्टिस हैं उसके फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने क्या लिखा कि भाई यहाँ ये एक सिंगल होता है, कर्व जो मेंटल है वहाँ पे जो कर्वेचर है, जो रिंग है, वहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट, ट्राइंगुलर और क्रीम कलर की स्ट्रक्चर है। तो हमें स्ट्रक्चर किस तरह की देखने को मिलेगी यहाँ पे, देखना भाई। इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये ही एरिया आपका कहलाएगा टेस्टिस। ये एरिया क्या है? टेस्टिस है। दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस दैट इज, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड का। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से अटैच ही स्ट्रक्चर होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है, फ्लैट होती है और साथ में कैसी है? क्रीम कलर की स्ट्रक्चर है। अब ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ से ये आगे जाके अपना काम करती है, आगे की स्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन हम बात करें टेस्टिस की
तो यहाँ से मल्टीपल नंबर्स में स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं, जो यहाँ पे शो नहीं कर रखी हैं, जिनका नाम होगा वासा एफ्रेंशिया, और वो आपस में कलेक्ट होके एक कॉमन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और यही जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये मॉडिफाइड हो जाती है और डिफरेंट रीजन का फॉर्मेशन करती है। एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट और एक होता है डिस्टल पार्ट। क्लियर है? तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है थिन ट्यूबुलर होता है, मिडिल पार्ट जो होगा वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, और वहाँ से जो डिस्टल पार्ट और मिडिल पार्ट के बिटवीन जो एरिया है वहाँ सेमिनल वेसिकल्स हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये वाला पार्ट जो आगे किससे जुड़ा हुआ होगा, जो इंटेस्टाइन का पार्ट होगा, और यहीं जो जेनिटल डक्ट है वहाँ ये फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें इस तरह से। तो ये वाला पार्ट आगे जाके क्या बनाएगा, इंटेस्टाइन वाला रीजन, और नीचे वाला पार्ट जो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे जो जेनिटल जो डक्ट है उसका फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? तो इस तरह के जो रीजन है हमें इंटेस्टाइन और जो जेनिटल जो ट्रैक्ट है वो स्ट्रक्चर हमें यहाँ कंबाइनिंगली दिखाई देती है। ठीक है? तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, तो ये क्या हो गया, वासा डेफरेंस। क्लियर है? ये टेस्टिस है, ये हो जाएगा आपका, ये जो वाला पोर्शन है ये रेक्टम, और ये हो जाएगा एनस। क्लियर है? ये जो क्षेत्र है ये ट्यूबुलर पार्ट यहाँ आके जुड़ रहा है, ये कहलाएगा आपका सेमिनल वेसिकल। क्लियर है? और ये जो डक्ट लाइक जो ओपनिंग है ये कहलाएगा आपका जेनिटल पेपिला। क्या कहलाएगा, जेनिटल पेपिला। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है टेस्टिस, वासा डेफरेंस, उसके साथ में सेमिनल वेसिकल, और जो जेनिटल अपर्चर है वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो वाला पार्ट होगा ये ग्लैंडुलर पोर्शन होगा, ग्लैंडुलर पार्ट। ठीक है? तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ दिखाई देती है किसकी, टेस्टिस की। क्लियर है? दूसरी बात करें हम इसके बाद में वासा एफ्रेंशिया की, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। वासा एफ्रेंशिया में क्या होगा, वासा एफ्रेंशिया में कि भाई जितनी भी जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस में जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर बार बार आपस में एसोसिएटेड होकर आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करती हैं, जो एक कॉमन स्ट्रक्चर है उस कॉमन स्ट्रक्चर का नाम है वासा डेफरेंस। तो वासा डेफरेंस का ये फॉर्मेशन करती है। तो अगली बात करें हम किसकी, टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंशिया की। तो टेस्टिस में हमने जाना कि दो टाइप के स्पर्म बनते हैं, यूपाइरिन और ओलिगोपाइरिन, जो पाइला के अंदर ही बनेंगे, उसका एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है। तो आगे है वासा एफ्रेंशिया। तो ये क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल्स, स्मॉल ट्यूब्यूल्स। जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं उनका एक मल्टीपल नंबर होता है जो टेस्टिस से अटैच रहता है। किससे अटैच रहता है, टेस्टिस से अटैच रहता है, और पोस्टीरियर पार्ट में जाके एक कॉमन डक्टुलर स्ट्रक्चर बनाता है। पोस्टीरियर एंड पर एक कॉमन डक्ट बनाता है। क्लियर है? तो इसका कोई स्पेशल कोई रोल नहीं है, केवल एक जो पाथवे है, डिफरेंट जो स्पर्म बन रहे हैं डिफरेंट रीजन में टेस्टिस के में, उनको एक साथ लाके डिफरेंट रीजन से उसको एक कॉमन पाथवे प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड ए कॉमन
pathway of sperm for traveling, यानी एक मार्ग प्रदान करता है उनके जाने के लिए, क्योंकि डिफरेंट मल्टीपल स्मॉल नंबर्स में ट्यूब्यूल्स अराइज हो रही हैं डिफरेंट रीजन से, और वो अराइज होकर एक कॉमन डक्टुलर स्ट्रक्चर बना रही हैं। ये स्पर्म्स हैं सपोज, तो इनका एक कॉमन पाथवे हो गया। तो ये क्या करता है, आगे जाके एक पोस्टीरियर साइड में जाके एक कॉमन डक्ट बनाता है, और जो कि एक कॉमन पाथवे स्पर्म के ट्रेवलिंग के लिए बनाने का काम करता है। अब ये जो कॉमन पाथवे है, ये अगला पॉइंट बनेगा हमारा, जिसका नाम होगा वासा डेफरेंस। क्या नाम होगा? वासा डेफरेंस। तो वासा डेफरेंस किससे मिलके बना हुआ है? वापस इस चीज को रिपीट करें कि भाई मल्टीपल नंबर्स या माइन्यूट नंबर्स, माइन्यूट शेप साइज ऑफ वासा एफ्रेंशिया, और उनका कलेक्शन ही क्या कहला रहा है? एक कॉमन डक्ट स्ट्रक्चर, वासा डेफरेंस। तो जो वासा डेफरेंस है, इसके 3 रीजन्स हैं, क्योंकि आगे एक मोटी डक लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। एक होगा यहाँ पे प्रॉक्सिमल रीजन, ट्यूबुलर रीजन, एक होगा मिडिल पार्ट या मिडिल रीजन, और एक होगा डिस्टल रीजन या पार्ट कर दो रीजन। ये जो प्रॉक्सिमल जो ट्यूबुलर रीजन है, ये थिन नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? थिन नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? मिडिल पार्ट होता है, वो मिडिल पार्ट कैसा हो जाता है? थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, और ब्रॉड होने की वजह से यहाँ एक स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे तो यहाँ तक तो ये ट्यूबुलर पार्ट है, नैरो पार्ट, यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड शेप में आ गया। ब्रॉड शेप में आ गया तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी, इट फॉर्म्स सेमिनल वेसिकल। क्या बनाता है? सेमिनल वेसिकल, विच स्टोर्स स्पर्म। जो स्पर्म है उनको स्टोर करके रखता है। कौन सा? मिडिल पार्ट, यहाँ, जिसको मैंने यहाँ इस तरह का एक कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है? तो इस तरह से जो मिडिल पार्ट है वो स्पर्म का स्टोरेज करने का काम करता है। जो डिस्टल पार्ट होता है वो लास्ट पार्ट होता है, और लास्ट पार्ट होने के साथ ये ग्लैंडुलर पोर्शन भी दर्शाता है, यानी कुछ सीक्रेशन होंगे, और साथ में किसके माध्यम से खुलता है? जेनाइटल पेपिला। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कैसा है? ये ग्लैंडुलर है, ग्लैंडुलर। और किसके द्वारा खुल रहा है? ओपन विथ जेनाइटल पेपिला। तो जो जेनाइटल पेपिला है, उस जेनाइटल पेपिला के साथ ये जाके खुलता है। तो ये जेनाइटल ओपनिंग है यहाँ पे। तो ये जो जेनाइटल ओपनिंग है, ये किसका पोर्शन है? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें वासा डेफरेंस की बात कर रहे हैं, उसका ही पार्ट है। तो इस तरह से वासा डेफरेंस, यहाँ रचना तो एक ही है, लेकिन उसका बार बार मॉडिफिकेशन है, और बार बार मॉडिफिकेशन है तो उसको 3 नाम दे दिए हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट, और तीसरा डिस्टल पार्ट। क्लियर है? अगला जो पार्ट है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वासा डेफरेंस के बाद यहाँ कॉप्युलेटरी ऑर्गन, जिसे पेनिस के नाम से भी यहाँ बताया गया है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन, कॉप्युलेटरी ऑर्गन। तो ऐसा ऑर्गन जो कॉपुलेशन में हेल्प करे, यानी जो स्पर्म हैं उनको डायरेक्टली स्पेशल ऑर्गन या स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू कहाँ पहुंचाए? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाए। तो ऐसा जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन ही क्या कहलाता है? कॉपुलेटरी ऑर्गन। और इस ऑर्गन के लिए यहाँ पे एक कर्व्ड आउटग्रोथ मिलती है, जो हाईली ग्लैंडुलर होती है, साथ में मस्कुलर होती है, और उसके अराउंडिंग एक शीट पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिस।
क्लियर है? तो जो जेनाइटल अपर्चर है, जेनाइटल अपर्चर के आगे एक ग्रंथिल यानी ग्लैंडुलर और मस्क्यूलर एक रचना होती है। जेनाइटल जो अपर्चर है, उस जेनाइटल अपर्चर के आगे एक ग्लैंडुलर मस्कुलर रचना होती है, और ये जो ग्लैंडुलर मस्कुलर रचना है ये कर्व्ड शेप में पाई जाती है। कर्व्ड शेप में पाई जाएगी ग्लैंडुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर, और इसके सराउंडिंग इट सराउंड्स विद ए कवरिंग, इसके सराउंडिंग एक कवरिंग पाई जाएगी which is known as पेनिस शीथ। तो इससे क्या बात पता लग रही है? जो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या हुआ? पेनिस हुआ, और पेनिस के सराउंडिंग एक कवरिंग मिल रही है, उस कवरिंग को क्या कहेंगे? पेनिस शीथ कहेंगे। क्लियर है? जो मेंटल से आगे वहां आगे की ओर निकला रहता है। ठीक है? इसके इंटरनली एक ग्रूव होती है, इंटरनल सरफेस पर एक ग्रूव होगी, उस ग्रूव के द्वारा ही जो स्पर्म हैं वो स्पर्म रिलीज किए जाते हैं, यानी ट्रैवलिंग का काम करते हैं। इंटरनल सरफेस पे एक ग्रूव होती है अंदर की सतह पर, और उस ग्रूव से जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स आगे जाके रिलीज कर दिए जाते हैं। तो जो मेंटल की जो स्ट्रक्चर है वहां से किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी? जो जेनिटल अपर्चर है इस तरह की अपर्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और यहां से इस तरह की एक आउटग्रोथ निकली रहती है। और ये जो आउटग्रोथ है ये आउटग्रोथ कहलाती है पेनिस, और ये कहलाएगा पेनिस शीथ। ये क्या कहलाएगा? पेनिस शीथ। तो इसके इंटरनल सरफेस पे जिसको मैंने एक ग्रुप बना रखी है वही ग्रुप क्या कहलाती है? वही ग्रुप क्या करती है? स्पर्म को रिलीज करने का काम करती है। तो ये क्या है? ग्रुप ही तो है, ग्रुप। तो ये इसको ग्रुप को मैं थोड़ा इस तरह से बनाऊं, तो ये जो आउटग्रोथ है, कर्व्ड आउटग्रोथ है, इसे ही क्या कहेंगे? पेनिस। और इसके सराउंड्स क्या होगा? जो शीथ है वो शीथ बनेगी, और यहाँ से जो स्पर्म है उनको रिलीज किया जाएगा इंटरनली। क्लियर है? तो इस तरह से जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन हमें पेनिस के रूप में यहाँ दिखाई देता है। लास्ट में अगली यहाँ स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। ये जो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड है ये ओवल शेप होती है, ग्लैंडुलर टाइप है ग्लैंड है, और जो पाइला की जो पेनिस की जो शीथ है उस पेनिस की शीथ के बेस पे पाई जाती है, पेनिस की शीथ के बेस पे पाई जाती है, और ये अपना जो सीक्रेशन है सीधा अपनी सरफेस पे ही रिलीज करती है। ठीक है? तो जो पेनिस है उसके बेस पे एक ग्लैंडुलर ओवल शेप स्ट्रक्चर होगी, और वो जो ग्लैंडुलर ओवल शेप स्ट्रक्चर है वो पाइला की शीथ के सरफेस पे ही अपना जो सीक्रेशन है वो रिलीज करती है। तो यही इसके यहाँ नीचे एक हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड उपस्थित होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमें पाइला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाई देती है, जिसमें हमने बात की थी टेस्टिस की, वासा एफ्रेंशिया की, वासा डेफरेंस की, साथ में हमने कॉपुलेटरी ऑर्गन में पेनिस की, और लास्ट में हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड की। तो यहाँ मेन चीज़, एक स्पेशल चीज़ हमें क्या पता लगी विशिष्ट, कि भाई जो पाइला होता है उसके टेस्टिस में दो टाइप के स्पर्म बनते हैं, एक यूपायरिन स्पर्म और एक ओलिगोपायरिन स्पर्म। यूपायरिन स्पर्म का ही रोल होता है
फर्टिलाइजेशन में ओलिगोपाइरिन स्पर्म का रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये अब हमारा कंप्लीट हुआ पाइला का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में और जो रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।